सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम लोग अपने यूनिट का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं और आई होप कि शायद ख़त्म भी कर लें। तो हमने इससे पहले स्फीयर पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा और अब कोन पढ़ने जा रहे हैं। तो कोन जानते हैं हम लोग क्या शेप होता है भैया? बर्थडे पार्टी में जो पहनते हो, बेसिक सा शेप और आज तक दिखता है हो आइसक्रीम में, और उसमें ये हमारा कोन है। ये तो हो गई आम ज़िंदगी की बात, लेकिन बीएससी की मैथमेटिक्स इतनी आसान थोड़ी ना। एक्चुअली में मैथमेटिकल टर्म्स में कोन क्या होता है? मैथमेटिकल टर्म्स में आप कोन को ऐसे समझिए कि मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। और इस फिक्स पॉइंट से मैंने एक लाइन को निकाला, और ये लाइन ऐसी है कि मेरे पास एक कर्व था कोई, ठीक, कोई भी एक कर्व था रैंडम। ये मेरे पास एक गाइडिंग कर्व है। मेरे पास ये मेरे पास ये एक गाइडिंग कर्व है। ये जो मेरी लाइन है, ये इस पॉइंट से पास करती रहेगी, फिक्स पॉइंट से। मैं इस फिक्स पॉइंट को नाम देता हूं अल्फा, बीटा, गामा। और ये गाइडिंग कर्व है मेरा, सी मेरा गाइडिंग कर्व है। ये जो लाइन है मेरी, ये इस पॉइंट से पास करती रहेगी और इस गाइडिंग कर्व को टच करते हुए जो ये जनरेटर है, जो ये जनरेटर है, ये जिस सरफेस को ट्रेस करेगी हम लोग उसे कौन कहते हैं? समझ में आ गया? मतलब एक लाइन जो किसी कर्व पे चलती रहे, सच दैट कि वो फिक्स पॉइंट से बनी रहे, ऐसे को हम लोग कहते हैं कोन। फाइन। ये कोन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। फिक्स पॉइंट से पास करती हुई लाइन जो एक कर्व को टच करते हुए ट्रेस करे, तो जो सरफेस ट्रेस होती है उसे हम लोग कोन कहते हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये आपके नोट्स में लिखा होगा, इसकी डेफिनेशन ऐसी आती है: अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन फिक्स पॉइंट एंड टचेस अ कर्व। ठीक है। अब कुछ टर्म्स जान लीजिए साथ में। ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। जो टोपी की नोक आप कहते हो ना, इसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। ये वर्टेक्स ऑफ कोन है। ये जो लाइन मूव कर रही है, जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से सरफेस ट्रेस हो रही है, ये हमारी जनरेटर है। ये हमारी जनरेटर है। और ये हमारा, हम जानते ही हैं क्या है, ये हमारा गाइडिंग कर्व है। ये हमारा गाइडिंग कर्व है। ऑलराइट, ठीक है भाई। अब कुछ बातें, पहली बात नोट करिए। फर्स्ट चीज आपको नोट करनी है वो ये है, अगर हमारे पास किसी कोण की इक्वेशन दी हो, अगर हमारे पास किसी कोण की इक्वेशन दी हो, मान लो क्वेश्चन में दिया है कि वो भैया कोण की इक्वेशन नहीं दी गई है, और उस इक्वेशन में खास बात यह है कि वो पूरी इक्वेशन सेकंड डिग्री की है, वो पूरी इक्वेशन सेकंड डिग्री की है, होमोजीनस। तो ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिक कोण। क्वाड्रिक कोण, ऐसे कोण को हम लोग क्वाड्रिक कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड चीज क्या है भाई? एक क्वाड्रिक कोण, एक क्वाड्रिक कोण जो होता है, मतलब कि ऐसा कोण, मतलब ऐसी इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की हो, ठीक, सेकंड डिग्री की इक्वेशन। ओके। अब देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अमूमन आपको क्वेश्चन मिलेंगे कोण पे, वो ऐसा होगा दैट इट इज अ कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अ कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है। इसको आप पहचानोगे कैसे? मान लो आपको चार इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा भैया ये कौन सा कोण होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा इन चार इक्वेशन में से, तो कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है, अ होमोजेनस इक्वेशन, एक होमोजेनस एक होमोजेनस इक्वेशन होगी, ठीक है। कैसी? सेकंड डिग्री की। सेकंड डिग्री की कोई भी अगर होमोजेनस इक्वेशन आपको दिख जाए, ठीक है, वो होती है कोण विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। जैसे एग्जांपल, जैसे ये होती है, मैं आपको इसको लिखवा के दिखाता हूं।
देखो, ये है आपकी कोन विद वर्टेक्स ओरिजिन। एक कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, उसकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। जैसे मान लो 2x² प्लस 3x² माइनस 6z² प्लस 2xy माइनस 3xy प्लस 4xy इक्वल टू 0, कुछ इस तरह की इक्वेशन होंगी आपकी। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी। नंबर एक बात कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये सब बातें एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती हैं। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और दूसरी बात जो आपको दिख रही है कि ये सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। देखो, x की डिग्री 2, y की डिग्री 2, z की डिग्री 2, yz की मिला के डिग्री 2, xz की मिला के डिग्री 2, xy की मिला के डिग्री 2 हो गई। देखो, पूरी होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसमें 0 0 0 पुट करोगे, एक्स वाई जेड की वाई 0 0 0 पुट करोगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और वही करना भी चाहिए भैया। ये कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है, तो ओरिजिन भी तो कोन के सरफेस पे लाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन भी कोन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपसे पूछे जाए एग्जाम में कि भैया इनमें से कौन सा कोन ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, आप सिंपली 0 0 0 को पुट करोगे कोन की इक्वेशन में, और जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो कोन का वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा। ये बात लागू करती है स्फीयर की इक्वेशन में भी, आपने देखा होगा अगर आप मेरे लेक्चर को प्रीवियसली आके देखोगे, और सिलेंडर में भी लागू करता है। मान लो आपसे क्वेश्चन में आ जाए एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा सिलेंडर होगा जिसका वर्टेक्स, या सॉरी वर्टेक्स कह रहा हूँ सिलेंडर में, ऐसा कौन सा सिलेंडर होगा जो ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा। कुछ नहीं करना है, 0 0 0 को आप सिलेंडर के इक्वेशन में पुट करोगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो सिलेंडर आपका ओरिजिन से पास करेगा। ओके, अगले पे आते हैं। अब कुछ बातें नोट करना शुरू करिए। पहला फंडा, पहला फंडा ये है कि मान लेते हैं आपको गाइडिंग कर दिया है। क्या दिया है? आपको गाइडिंग कर दिया है। आपको गाइडिंग कर दिया है, ठीक। और गाइडिंग का वैसा दिया है कि उसमें आपके पास एक सरफेस है और एक प्लेन है, मतलब एक एस और पी। आपको सरफेस और प्लेन मिला के एक गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दी हुई है। लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है। और यदि ऐसा होगा और आपसे कहा जाए कि आपको कोन की इक्वेशन लिखनी है, तो ट्रिक क्या होती है इसमें? आपको ट्रिक याद रखनी है कि आपको बस इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक होमोजेनियस इक्वेशन बनानी है, वो भी सेकंड डिग्री की। मैं एग्जांपल थ्रू समझाता हूं, ऐसे नहीं। एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, एक और बात, ये ट्रिक कहां काम आएगी? ऐसे कोन्स के ऊपर जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, ठीक। अब देखो भाई, जैसे मान लेते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन वर्टेक्स ओरिजिन हो, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और एक सर्कल को मीट कर रहा हो। ऑब्वियसली गाइडिंग कर्व क्या है? एक सर्कल है। और कैसा सर्कल है? एक सर्कल को मीट कर रहा हो जो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 इस प्लेन पे लाई करता है और इस प्लेन के इंटरसेप्ट से पास करता है, ठीक। मतलब ऐसा कुछ है कि भैया ये मेरे पास, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते हैं। थोड़ा सुंदर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक प्लेन है, कि ये मेरे पास प्लेन है। क्या लाइन बन रही है भाई साहब? ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स पे कट कर रहा है प्लेन ए को, वाई पे कट कर रहा है बी को, जेड पे कट कर रहा है सी को। और एक सर्कल है जो इस प्लेन पे लाई करता है और तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। गाइडिंग कर्व ये सर्कल है और कोन है, वर्टेक्स से निकला हुआ। मतलब ये इसका वर्टेक्स है कोन का, और इस गाइडिंग कर्व से होते हुए कोन जा रहा है, ठीक है। इस गाइडिंग कर्व से होते हुए कोन है, ठीक है। हम इस कोन को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। बहुत गंदा डायग्राम बन गया। तो इसको बियर मत करिएगा, मैं आपको समझा रहा था कि कौन कैसा, कि गाइडिंग कर्व कैसा है, कि वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। इस प्लेन की जो इक्वेशन दी है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की, और इन तीनों से पास हो रहा है सर्कल, ठीक। अब कैसे करोगे इसको सॉल्व? क्वेश्चन प्यारा है ये, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझो भाई।
मैं इस पूरे को कर दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक। देखो अब मैं सॉल्व करूंगा इसे। देखो प्लेन की इक्वेशन ये दी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। प्लेन की इक्वेशन है हमारी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे करना क्या होता है कि जब आपको ऐसा सर्कल दिया रहता है ना जो प्लेन पे लाई करे, इंटरसेप्ट को कट करे, तो यहाँ पे हम लोग को एक स्फीयर की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। एक स्फीयर की इक्वेशन लिखनी पड़ती है जो ओरिजिन से पास करे और इंटरसेप्ट से लाई करे, और हमने ऐसी स्फीयर की इक्वेशन लिखी हुई है, आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए। उसमें बताया था कि ऐसा स्फीयर जो ओरिजिन से पास करता हो और तीनों इंटरसेप्ट को इंटरसेक्ट करता हो, ऐसे स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? जी हाँ, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर आपको समझ में ना आया हो। मैंने कहा आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी जो इस प्लेन पे लाई कर रही है, इस तरह के प्लेन पे लाई कर रही है, और ए बी सी एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक स्फीयर की इक्वेशन भी चाहिए होती है जो ओरिजिन से पास करे और इन तीनों इंटरसेप्ट को कट करता हो जाए। और ऐसे स्फीयर की इक्वेशन जो ओरिजिन से और तीनों एक्सिस को कट करती है, उसकी इक्वेशन ये होती है। ठीक है, आप मेरा प्लीज लेक्चर को प्लीज जरूर देखें। ठीक है भैया, तीनों चैप्टर लिंक में थे। इसके बाद हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे और फिर फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ इज रिलेटिवली ईजियर, आपको बस उसमें कुछ चीजें लिखवानी पड़ेंगी मुझको। अब देखो करना क्या है कि आपको दो इक्वेशन मिल गई। आपको मैंने क्या सिखाया था अभी इसके पहले प्रीवियस पढ़ने में? मैंने सिखाया था कि अगर आपको किसी ऐसे कोण की इक्वेशन लिखनी हो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और एक प्लेन और एक सरफेस भी हो, क्या करते हैं हम लोग? इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके एक होमोजेनियस इक्वेशन बनाते हैं। अब कैसे बनाया जाए? ये अपने आप में मेरे को दिख रही है कि हाँ ये होमोजेनियस बन सकती है, बिकॉज में दो दो टर्म तो तीन दिख रहे हैं हमको सेकंड डिग्री के, लेकिन ये टर्म हमको नहीं दिख रहे सेकंड डिग्री के। इनको सेकंड डिग्री का टर्म कैसे बनाया जाए? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ऑब्जर्वेशन, मैथ्स में देखो, मैथ्स में नजरें बहुत तेज होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, उतनी अच्छी आपकी मैथमेटिक्स। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर किसी तरह से ये जो मेरे पास टर्म था, ये वाला टर्म, मैंने साइन बाहर ले लिया मैंने, ये जो टर्म था, अगर मैं इसमें वन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरी इक्वेशन में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और क्या मैं इस वन की जगह इस पूरी चीज को ना रख दूं? ये भी वन है, और मैंने इसको यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई भी किया है। मैं इसको यहाँ रख दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ रखूंगा, क्या मैं जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मेरे को सेकंड डिग्री की टर्म नहीं दिख जाएंगी? सारी बिल्कुल दिखेंगी। एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा, जेड स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी मिल जाएगा। यानी कि पूरी पूरी इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? सेकंड डिग्री की होमोजेनियस बन जाएगी। और यहाँ पर बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस अब एक पन्ना और बचा है इसमें करने के लिए। क्या करना है? कुछ नहीं, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पुट करना है, और आंसर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड टाइम्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। ये रही आपकी इक्वेशन कोण की। बड़ी प्यारी इक्वेशन है ना? जी हाँ बिल्कुल, इससे खूबसूरत इक्वेशन क्या बन सकती है? लो भाई, देखो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कोण। ठीक, जो वर्टेक्स से पास करेगी और तीनों इंटरसेप्ट्स को ऐसे कट करेगी। इस रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको वो करा रहा हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फाइन, अब नेक्स्ट पेज चलते हैं, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक बात नोट कर लीजिए साथ में, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री इज आल्सो अ कोन। मान लो आपको एक्स वाई और जेड में एक ऐसी इक्वेशन दिखे जो कि होमोजेनियस हो, मतलब सबकी डिग्री सेम हो, होमोजेनियस हो, और फर्दर उसकी डिग्री 4 हो, तो वो भी एक कोन की इक्वेशन ही होती है। ठीक, याद रखना इस बात को, छोटी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन वर्टेक्स एंड गाइडिंग कर्व। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और जब आपका पेपर एमसीक्यू नहीं होता था तो ये इस क्वेश्चन की भरमार होती थी। एक क्वेश्चन तो आना ही आना था ऐसा। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपको किसी कोण की इक्वेशन निकालनी है, किसी कोण की इक्वेशन निकालनी है जिसमें आपको गाइडिंग कर्व दिया हो, क्या दिया हो? आपको गाइडिंग कर्व दिया हो, और
आपको वर्टेक्स दिया हो, बिकॉज कोन को डिफाइन हमने ऐसे किया था शुरुआत में बेसिक से ऐसे ही कि एक वर्टेक्स से पास होती हुई जनरेटर जो गाइडिंग कर्व को टच करते हुए जाए वो एक कोन को ट्रेस करती है उसकी सरफेस। तो यदि हमको गाइडिंग कर्व दिया है और वर्टेक्स दिया है तो हम लोग किसी भी कोन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका मेथड क्या होता है भैया, जरा मेथड नोट कर लो। मेथड ये होता है इसको सॉल्व करने का, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि पहले तो आप क्या करोगे कि आप वर्टेक्स गिवन रहेगा, आप कर्व पे एक पॉइंट मान लोगे एक्स वाई जेड, ठीक, और इस पॉइंट को और वर्टेक्स को दोनों को जोड़ के आप जनरेटर की इक्वेशन लिखोगे। पहला काम तो ये करोगे, ये जनरल एक तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन कौन का जिसमें गाइडिंग कर्व और वर्टेक्स दिया हो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये जनरल तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या करोगे आप, फिर आप क्या करोगे, आपको जो कंडीशन दी रहेगी z इक्वल टू जीरो या फिर y इक्वल टू जीरो, ऐसी कोई भी कंडीशन दी रहेगी, इसको आपको यूज करके हमें x और y या फिर yz या फिर zx जो भी इक्वेशन क्वेश्चन होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, उस टर्म्स में लिख देंगे और इसे हम लोग लिखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म को। पैरामीट्रिक फॉर्म में मतलब हमें जो लाइन की इक्वेशन है ना उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। और तीसरा काम क्या करेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी को पुट कर देंगे, पुट कर देंगे कर्व की इक्वेशन में। ऑलराइट, फाइन, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो एग्जांपल लेते हैं एक, तो एग्जांपल देखने दीजिए मेरे को कोई, अगर मुझे दिख जाए तो एग्जांपल, कोई क्वेश्चन पड़ा है कहीं किताब में। ओके हाँ ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि मेरे पास है फाइंड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन थ्रू वर्टेक्स 1 2 3, या फिर इसको थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, एक ही तरीके से आपको समझा देता हूँ। तब 1 2 3 के बजाय मैं कुछ जनरल टर्म्स ले लेता हूँ ताकि आपको एक बार में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। मान लो अल्फा बीटा गामा ये मेरी वर्टेक्स है, ठीक है, पॉइंट्स दिए रहेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन में 1 2 3 एंड पास थ्रू द कर्व, कैसा कर्व है ये, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0, मान लो ये क्वेश्चन है। चलिए जनाब आप एक बार इसको पॉज करके ट्राई करिए, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास वर्टेक्स गिवन था अल्फा बीटा गामा, और जो मेरा गाइडिंग कर्व है ना वो मान लो ऐसा है, मुझे नहीं पता कैसा गाइडिंग कर्व है, ठीक, शेप के बारे में मुझे अंदाजा नहीं है। और मान लो ये मेरी जनरेटर की लाइन है, ऐसे मैंने लाइन खींच दी जनरेटर की, ठीक। अब देखो पहला काम क्या करना होता है, मान लो इधर मेरे पास एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, अच्छा दो पॉइंट दिया हो लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो हमको आती है लिखनी, करते क्या है, एक्स माइनस अल्फा बटे एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटे एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटे एन। ये क्या है मेरी, ये मेरी जनरेटर की इक्वेशन है। एल एम एन हमको पता नहीं है और हम लोग इसको अभी देखेंगे कैसे करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। सेकंड काम मैंने क्या बोला था, अब क्या करिए आपको कंडीशन का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई कि नहीं दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ये जो कंडीशन आपको दी हुई थी यहाँ पे इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे कैसे करेंगे, देखो भाई एक्स माइनस अल्फा बटे एल बराबर वाई माइनस बीटा बटे एम इज इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो माइनस गामा बटे एन हो जाएगा। अब एक काम करो, जैसे सिलेंडर में करते थे आप इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करो, जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे ना तो आपको दिखेगा कि x माइनस अल्फा बटे एल इज इक्वल टू माइनस गामा बटे एन, दिस इम्प्लाइज इसको उधर भेजोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा। ये देखो ये पहली चीज आ गई, ठीक, समझ में आ गया, ओके। अब सिमिलरली सिमिलरली आप इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों को, जब इन दोनों कंपेयर करोगे तो y माइनस
बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन हो जाएगा। इसका मेरा गामा बहुत बेकार बन रहा है, आप लोग माइंड ना करें, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, बीटा माइनस गामा एम अपॉन एन। ये हमको एक्स मिल गया, ये हमको पाई मिल गया। अब जरा इसी लाइन के इक्वेशन को आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप इसी लाइन के इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू, पी क्या है, पी हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पी है हमारा, ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट है, हम लोग इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है अल्फा माइनस एल बाय एन गामा, कॉमा वाई की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा एम बाय एन, और जेड की वैल्यू 0 है। अब बहुत ध्यान सुनना, हमको एल बाय एन और एम बाय एन तो दिया ही नहीं है। एल बाय एम और एन बाय एन जो ये है ना, ये हमको मिलेगी यहाँ से, ये देखो यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हो, मैं थोड़ा सा रब करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़ कैसे मिलेगा हमको। हमको ये ऐसे मिल रहा है, जरा इसको एल बाय एन हमको चाहिए ना, तो जरा इसको और इसको देखो, यहाँ से एक्स माइनस अल्फा बाय एल इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाय एन, यहाँ से क्या मेरे को एल बाय एन की वैल्यू नहीं मिल रही, कितनी मिल रही है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा। सिमिलरली आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एल बाय एम मिल जाएगा, और सॉरी हमको तो एम बाय एम चाहिए था ना, सॉरी सॉरी, मतलब वही चीज़ है कि जो भी आपको चाहिए आप कंपेयर करके देख लो। जैसे मान लो इसको से कंपेयर करना पड़ेगा हमको इसके लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एम बाय एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या चाहिए था हमको, एम बाय एन चाहिए था, एन बाय एन चाहिए था, पता नहीं, देख लेना आप लोग। एम बाय एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा। लो भाई, हमको एम बाय एन एल बाय एन जो भी हमको क्वेश्चन में जैसे भी दिया होगा आप समझ जाओगे कैसे करना है। मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है ताकि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओ इस तरह के, ठीक। बस अब इनको सबको पुट कर देना है, इनको सबको इक्वेशन पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, ए एक्स स्क्वायर था, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस गामा, एल बाय एन की वैल्यू कितनी आई थी, एल बाय एन की वैल्यू पुट कर दो भाई, एल बाय एन की वैल्यू थी एक्स माइनस अल्फा जेड माइनस गामा, एक्स माइनस अल्फा जेड माइनस गामा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बाई कितनी है, बीटा माइनस गामा एम बाय एन, और एम बाय एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो भाई, एम बाय एन की वैल्यू है वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लो भाई, ये हमारी कोन की इक्वेशन आ गई। तो ऐसे आप किसी भी कोन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो हमने गाइडिंग कर्व के थ्रू और दो सरफेस और प्लेन के थ्रू और वर्टेक्स से पास होते हुए कोन की इक्वेशन लिखना सीख लिया है, ठीक। अब जरा एक चीज और सीख लेते हैं जो कि है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर, ये बात याद रखिए आप लोग, ये बात कहती है कि अगर कोई भी, हमने आपको बताऊंगा, मैं आपको आपको पता होगा सिलेंडर में मैंने आपको क्या कहा था कि सिलेंडर, मैंने कहा था कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन कोन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अभी तो हम लोग लाइव क्लास कर नहीं रहे हैं कि आप लोग मुझसे सामने सामने डाउट पूछ सको। तो किसी के मन में अगर ये डाउट आया हो, जो कि आना चाहिए था, कि सर आप सेकंड डिग्री की इक्वेशन को सिलेंडर भी कह रहे थे, सेकंड डिग्री की इक्वेशन को ये भी कह रहे हो, ठीक है, स्फीयर में भी 2 डिग्री आ रही थी कहीं ना कहीं। तो बेसिकली कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन, कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो है वो कोन, वो कोन, जो कोन है ना, वो कब कहलाती है, कब कहलाती है। पहले बात तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन दिखती कैसी है, जरा वो समझ लेते हैं। वो कुछ ऐसी दिखती है, सुंदर सी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा, सी जेड स्क्वायर प्लस, ये पेन फिसल रहा है, हाथ में पसीना आ रहा है ना, एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 h एक्स वाई प्लस 2 u एक्स प्लस 2 v वाई प्लस 2 w जेड प्लस डी बराबर 0। क्या बात है भाई साहब, इससे बड़ी इक्वेशन बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हो। तो जनाब ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ठीक है, ये भैया ये हुआ है भी कि नहीं कोण, कैसे बताएंगे? सिलेंडर भी हो सकता है, ये स्फीयर भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है, कैसे पता लगाओगे? तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक बताता हूँ फंडा। पहले बात तो आपको दिखाता हूँ मैं तरीका याद करने का, इसको याद कैसे करोगे। तो एक चीज याद रखो, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो एबीसी होते हैं। ठीक है, ये वाई जेड का कोफिशिएंट एफ होता है, जेड एक्स का कोफिशिएंट जी होता है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट एच होता है। इसको कैसे याद करो? देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। ठीक है, जितना मैं खुद से सीख पाया हूँ ट्रिक को, खुद से मेरी बनाई हुई ट्रिक है ये। ठीक है, कहीं और भी आपको दिख जाए तो कॉपीराइट या फिर मुझ पे कुछ कहना नहीं। कुछ ऐसे लिखो इस चीज को। अब देखो, एफ जी एच एक्स वाई जेड। अब देखो, एफ का कोफिशिएंट क्या होगा? अब इसके बाद जो टर्म आ रहा है मतलब वाई और जेड होगा। देखो, एफ वाई जेड, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो। ठीक है, तो वाई जेड का कोफिशिएंट एफ आएगा, बिकॉज एफ के बाद वाई और जेड आ रहा है साथ साथ चलते हुए, ऐसे चलते हुए। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर मैं कहूँ जी के साथ आने वाला है, तो जी के बाद क्या आ रहा है? जी के जस्ट बाद आ रहा है जेड, और जेड के बाद क्या आ रहा है? सर्कल में क्या आ रहा है? जेड के बाद एक्स आ रहा है। जी जेड एक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। और लास्ट में अगर एच को देखना हो, एच को स्टडी करना है, तो एच के बाद क्या आ रहा है? एच के बाद एक्स आ रहा है, साइक्लिक में चलेगा ये पूरा, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, जो भी आपका तरीका भैया, आपको जो भी निमोनिक्स रटने हो रटो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ज्योमेट्री बस रटना ही है, रटना है और फुल नंबर ला लें। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा भाई, ये तो हो गया एक्स वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई के कोफिशिएंट हो गए। और यू एक्स यू वाई और टू जेड के तो हम लोग स्फीयर में सीख चुके हैं, सेम चल रहा है, कांस्टेंट टर्म को डी ही रखते हैं, जो कि स्फीयर से आपको एनालॉगी समझ में आ गई होगी। अब बड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को, किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को हम लोग कोन की इक्वेशन कब कहते हैं? तो हमारे पास एक ट्रिक होती है इसको याद करने की। हालांकि इसका एक जनरल तरीका भी होता है, अगर आपका थ्योरी पेपर होता है तो आप क्या करते हैं, आप एक्स वाई जेड को शिफ्टिंग करते, उसको वर्टेक्स बनाते ओरिजिन में, फिर उसको सॉल्व करते। तो बहुत लंबा तरीका है, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, बिकॉज एमसीक्यू में ट्रिक ही काम आती है। ट्रिक क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। किसे बहुत गंदा बन गया, बहुत ज़्यादा गंदा बन गया ये, इसको थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ मैं। ठीक है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? इसका। अच्छा, डिटर्मिनेंट याद कैसे करोगे? देखो, मैं इसको अलग अलग कलर की पेन से लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, जेड स्क्वायर का और कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशिएंट ऐसे डायगोनल में आएंगे। ठीक, अब अलग कलर की पेन से। अब जो एफ जी एच है वो ऐसे चलेगा, एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे याद रखो इसको किसी भी करके, एच जी एफ, और इसी का ठीक सिमेट्रिक यहाँ पे चलेगा, एच जी से दूर जी, और एफ के पास एफ, सिमेट्रिक ये चलेगा। ठीक, और लास्ट में आपके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कैसे लिखोगे आप? वो कुछ ऐसे लिखने वाले हो, ऐसे, यू वी डब्ल्यू, इधर चलते हुए आए, इधर चलते हुए जाओगे, यू वी डब्ल्यू। तो ये 4x4 की मैट्रिक्स आपको याद करनी है। जिस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट 0 आएगा, वो कोन, वो इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपकी कोन कहलाएगी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी है, तो भैया थ्योरी पेपर उठा के देख लो, वो लेंदी होता है, ये लेंदी नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप तुरंत देख के समझ जाओगे डिटर्मिनेंट्स का जीरो ही आने वाला है, दो कॉलम सेम होंगी या फिर उनका कुछ लीनियर डिपेंडेंसी होगी, आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट, आप पढ़ लेना। थोड़ा सा आप डिटर्मिनेंट को याद कर लेना कि डिटर्मिनेंट कब जीरो होता है, इनकी कंडीशन क्या होती है, दिखते कैसे डिटर्मिनेंट वैसे। ठीक है, 4x4 कैसे दिखते कैसे हैं, आप 2-3 टर्म देखना, उससे ज़्यादा बाहर से पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको अगर होमोजेनियस इक्वेशन दी हो और पूछा जाए कि भैया ये कौन है कि नहीं है, तो आप बस सिंपली इक्वेशन देखो, कोफिशिएंट पहचानो और सिंपली इस डिटर्मिनेंट में रख दो चुपचाप, आपका आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन है कि नहीं। समझ में आ गया? फाइन, चलिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंसी एंड रेसिप्रोकल कोन और राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक रह गए हैं, तो बाकी हम लोग करते हैं अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू। ओके, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।